अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। पहले एक वीडियो में हमने बात की थी एनीमिया के बारे में कि एनीमिया क्या होता है, क्या कॉजेज होते हैं, क्या उसके प्रेजेंटेशंस होती है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। आज हमारा मेन फोकस है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, जो कि एनीमिया की एक किस्म है। उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि एनीमिया को हम डिवाइड करते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नार्मोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में। और उसमें फिर हमने ये भी बात की थी कि माइक्रो में कौन कौन सी आती है, मैक्रो में कौन कौन सी आती है, नार्मो में कौन सी आती है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आती है और दूसरी थैलेसीमिया आती है। याद रहे, एनीमिया की जितनी भी टाइप्स है उनमें से सबसे कॉमन जो टाइप है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। नाम से ही जाहिर है, ऐसी एनीमिया की किस्म जिसमें आयरन की कमी होती है। और जब भी इंसानी जिस्म में आयरन की कमी होगी तो हम उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, उसमें क्या अलामात होते हैं, उसके वजूहात क्या होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है, आज हमारा मेन मुद्दा यह है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेज पे, कि जब भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किसी में डेवलप होगा तो उसकी क्या वजूहात होंगी। हम इसके कॉजेज को डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट्स की, फिर हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की, फिर हम बात करेंगे एडल्ट की और आखिर में हम बात करेंगे ओल्ड एज की। ये जो कैटेगरीज है उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं कि इन्फेंट्स में अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसकी क्या वजूहात है, इसी तरह एडल्ट में अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसकी क्या वजूहात है, और ओल्ड एज में अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसकी क्या वजूहात है। बात करते हैं इन्फेंट्स में। इन्फेंट से मुराद ये है कि जो 28 दिनों से लेकर 1 साल की जो उम्र होती है हम उसको इन्फेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमें पता है न्यूनेट्स या न्यूबॉर्न बोलते हैं, जिसकी एज जो है वो बर्थ से लेकर 28 डेज होती है और 28 डेज से 1 साल तक की जो एज होती है उसको हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो जो इन्फेंट्स में सबसे बड़ी वजह बनती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, वो है ब्रेस्ट मिल्क। मदर मिल्क जो होता है, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, वो सबसे बड़ी वजह बनती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। क्योंकि जो ह्यूमन मिल्क होता है, जो मदर मिल्क होता है, वो लो इन आयरन होता है, उसमें आयरन बहुत ही कम होता है। तो अगर एक बच्चा है जिसकी एज अप टू 1 ईयर है और वो कोई दूसरी वीनिंग पे नहीं है और आपके पास उसकी माँ या वालिद लेके आए हैं और आप उसको डिक्लेयर करते हैं एनीमिया है, तो सबसे बड़ी वजह आपने ये सोचना है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रेट है उस बच्चे के अंदर आयरन डिफिशिएंसी का। तो इन्फेंट्स में सबसे बड़ी वजह बनती है ब्रेस्ट मिल्क। बात करते हैं चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रंस में जो वजह बनती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, वो है पुअर डाइट। यानी जो हमारी डाइट है, जो हमारा रोज़मर्रा का खाना है, जो खुराक है, उसमें हम ऐसे खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आयरन रिच नहीं है, जिसमें आयरन की कमी है। जैसे कि हम मटन का यूज़ कम कर रहे हैं, बीफ का यूज़ कम कर रहे हैं, एग का यूज़ कम कर रहे हैं, फिश का यूज़ कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो सारे फूड्स हैं जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप इस तरह के फूड्स कम इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी वजह यह बन जाती है चिल्ड्रंस में पुअर डाइट। एडल्ट्स की बात करते हैं। एडल्ट्स में हम डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल्स में, कि अगर मेल में एडल्ट मेल है तो उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर एडल्ट फीमेल है तो उसमें कौन सी कॉमन वजूहात हो सकती है। अगर हम मेल की बात करें, एडल्ट मेल की बात करें, तो सबसे बड़ी वजह बनती है ब्लड लॉस। जैसे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया है, तो वो एक सबसे बड़ी वजह बनती है एडल्ट के अंदर। उसके अलावा एक डिजीज़ है जिसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टमक है और जो हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, वहाँ पे अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह बनती है एडल्ट मेल के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज़। और याद रहे, यही जो काज है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये फीमेल में भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। और साथ ही जो इन्फेक्शन है स्टमक का, जिसको हम एच पाइलोराई इन्फेक्शन कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, एडल्ट मेल हो या फीमेल दोनों में। अगर एडल्ट फीमेल की बात करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी, जो हामला खवातीन होती है, वो एक बहुत बड़ी वजह है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के। और इस तरह मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है, जो 7 डेज ब्लीडिंग होती है, उसमें भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में, बूढ़ों में, सबसे बड़ी वजह जो आयरन की कमी की होती है वो है हुकवाम। और उसके अलावा आपके जो कोलोन है
जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे किसी किस्म का कोई पॉलिप डेवलप हुआ है, किसी किस्म का कोई कैंसर डेवलप हुआ है जो कि ओल्ड एज में होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है आयरन डिफिशिएंसी की, एनीमिया की। तो ये सारी कॉजेज थी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। अब बात करते हैं अगर किसी को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा, कौन से ऐसे टेस्ट करने होंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हुआ है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह के मरीजों को हम ब्लड सीपी एडवाइस करते हैं, जिसको हम खून का टेस्ट कहते हैं। जब हम ब्लड सीपी करते हैं या सीबीसी जिसको कहा जाता है, तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं। एक एमसीवी देखते हैं जिसको हम मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 80 से लेकर 100 तक। और दूसरा हम उसमें एचबी देखते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम और एचबी के ऊपर एनीमिया वाले टॉपिक में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। जब हम ब्लड सीपी में देखेंगे एमसीवी क्या होगा अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मैंने शुरू में कहा कि ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में एमसीवी 80 से कम होता है। तो एमसीवी जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ब्लड टेस्ट के अंदर एमसीवी जो है वो 80 से कम होगा। दूसरी चीज हम एचबी देखते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल रेंज है उससे कम होता है। और नॉर्मल रेंज जो है अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और फीमेल्स के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो फीमेल्स, अगर कोई फीमेल पेशेंट है और उसमें 12 से कम है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो मतलब ये है कि ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। और मेल में 13.5 से कम होना जरूरी है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है ब्लड सीपी, जिसको खून का टेस्ट किया जाता है। और ये दो चीजें हमने उसमें देखनी होती है। दूसरी जो टेस्ट होती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए वो है आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 सीरम आयरन लेवल, फिर सीरम फेरेटिन लेवल, फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और हम इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो सीरम फेरेटिन लेवल होता है। अब आयरन प्रोफाइल में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो सीरम आयरन होता है वो डिक्रीज होता है, और जो सीरम फेरेटिन लेवल होता है वो भी डिक्रीज होता है, नॉर्मल से कम होता है, जबकि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो ये चीजें लाजमी है। तो कुछ इस तरह से हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोज करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का, तो हम इसकी जो ट्रीटमेंट है यानी इलाज जो है हम उसको डिवाइड करते हैं दो मेन चीज में। एक हम बच्चों की ट्रीटमेंट पे और बाकी जो है एडल्ट या ओल्ड एज की। पहले बात करते हैं एडल्ट या ओल्ड एज की, कि अगर किसी को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हुआ हो तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं आयरन सप्लीमेंट से। जो ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें तो फीफोल विट के नाम से आती है, एब्रेट फॉलिक के नाम से आती है। ये ओरल आयरन सप्लीमेंट्स है। अब आपने ये सप्लीमेंट्स कितने अरसे तक देनी होती है, तो 3 महीने तक आपने देना होता है। और 1 महीने के एंड में 1 महीने तक इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद आपने ब्लड सीपी का टेस्ट या आयरन प्रोफाइल दोबारा रिपीट करना होता है। अच्छा, 3 महीने आपने इस्तेमाल करनी है आपने रोजाना, यानी दिन में 1 दफा भी आप इस टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या दिन में 2 दफा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो थेरेपी है वो है ओरल आयरन। मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका HB 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो तब फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी तरफ चले जाते हो। बाज़ लोग का ये क्वेश्चन होता है कि खून कब देना चाहिए, मतलब कितना खून कम हो तो हम फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो तब आप फिर खून जो है वो दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ओरल आयरन थेरेपी के ऊपर डालनी होती है। ये मैंने बात की है एडल्ट्स की कि 3 महीने तक ओरल सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में हम क्या करते हैं कि बच्चों में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हम उसको डीवार्म कर देते हैं। यानी ओरल आयरन तो दे देते हैं, ओरल आयरन सिरप्स होते हैं जैसे कि रूबीफर है, हेबीफर है, बिस्लरी है, ये सिरप्स है 3 महीने तक आपने इस्तेमाल करना होता है। और साथ ही हम उसको डीवार्म कर देते हैं, जो कि वार्म जो है वो बहुत बड़ी वजह बनती है बच्चों में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। तो वॉमॉक्स या जेंटल के नाम से आती है, हम उसको जो है वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाता है। एडल्ट की ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगी और बच्चों में अपने साथ डीवार्म भी करना होता है। अगर बात की जाए कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या होते हैं, तो सबसे पहले अलामत होती है एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि जो एनीमिया के सिम्टम्स, जिसे मैं पहले एक वीडियो में बात कर भी चुका हूं। एनीमिया में क्या होता है
कि वीकनेस होती है, फटीग होती है, एनोरेक्सिया होता है, ये मेन जो है वो प्रेजेंटेशन है, और साथ ही पेलर स्किन होती है। तो ये सिम्टम्स तो होंगे ही, और उसके अलावा जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, उसमें सबसे पहले सिम्टम है पाइका, क्योंकि ये जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस तरह के पेशेंट से जब हम हिस्ट्री लेते हैं जो उनके मदर या फादर से, तो वो हमें ये बता रहे होते हैं कि बच्चा मिट्टी खाता है या कोई भी चीज़ खाता है, तो मीन्स पाइका, ईटिंग समथिंग। और साथ काइलोनिकिया, जिसको हम स्पूनिंग नेल शेप्ड कहते हैं, यानी जो नेल होती हैं वो आपके बिल्कुल स्पून की तरह होते हैं। और उसके अलावा जो है वो काइलोसिस होता है और ग्लोसाइटस होता है। ये कुछ एक प्रेजेंटेशंस है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। तो एनीमिया के जो मेन सिम्टम्स होंगे, उसके साथ आपको काइलोनिकिया होगा, पाइका होगा, ग्लोसाइटस होगा, काइलोसिस होगा, जिसको बाद लोग चैलोसिस भी पढ़ते हैं। तो ये कुछ एक मेन सिम्टम्स होते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।